guys, a very warm welcome once again to Super Guys YouTube channel. Guys, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे बचे हुए 15 क्वेश्चंस एमसीक्यू सेक्शन के जो आईपीमेट इंदौर 2023 में पूछे गए थे सो यू मस्ट बी ईगरली वेटिंग फॉर ऑल दोस 515 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उसके सॉल्यूशंस होंगे, क्वेश्चंस कैसे आए थे एंड एवरीथिंग। और यही वो पार्ट ऑफ वीडियो रहेगा जहाँ एंड में हम लोग बात करेंगे, लास्ट लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि जो डेटा अरेंजमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो भी आप उसको कह लीजिए, लॉजिक बेस्ड डीआई, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, 5 क्वेश्चन आते हैं एक सेट में, 5 क्वेश्चन आते हैं। वो जिसने क्रैक कर लिया वो कट ऑफ के बिल्कुल पास पहुंच जाता है सिर्फ एक सेट क्रैक करने से, राइट। तो इट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, कट ऑफ से काफी हाई मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, तो डेटा अरेंजमेंट कुड बी गेम चेंजर, राइट। कई सारे स्टूडेंट्स उसको नेग्लेक्ट करते हैं, प्रिपरेशन का पार्ट नहीं रखते हैं, सिर्फ मैथ्स पे फोकस करते हैं, राइट। सो दे एंड अप स्ट्रगलिंग गेटिंग वेरी गुड मार्क्स, राइट। सो आई एम जस्ट सेइंग, इस वीडियो के एंड में हम उस डेटा सेट को भी क्रैक करेंगे। आप खुद जज कीजिएगा कि क्या ऐसे सेट्स आएंगे तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली हम एक प्लेलिस्ट भी तैयार करेंगे। और इनफैक्ट आप इस सुपर ग्रेड चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीरीज, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, इंफॉर्मेटिव सीरीज आने वाली है आईपीमेट और बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। आप कोई एग्जाम दे रहे हो, क्राइस दे रहे हो, सिम्बायोसिस दे रहे हो, एनपैट दे रहे हो, है ना, इंदौर, जिप, मेट्रो तक जो भी आप दे रहे हो, राइट। मैनेजमेंट आपने सोच रखा है 12th के बाद ऐसे अच्छे कॉलेज में जाना है, दिस चैनल शुड बी द, यू शुड रियली सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल गाइस, एंड बेल आइकॉन बटन दबा दोगे तो कोई वीडियो सीरीज मिस नहीं होगी, ठीक है। पीवाईपी की प्रीवियस ईयर पेपर जो आईपीमेट इंदौर के हैं, रोहतक के हैं, जिपमेट के हैं, हमने जो भी सॉल्व किया उसकी सीरीज लास्ट ईयर भी हमने बनाई थी, राइट। तो आई बटन मार्क आपको मिलते जाएंगे, आई बटन क्लिक करोगे, राइट। सो आपको प्रीवियस ईयर पे भी आप पहुंच सकते हो सीधे सॉल्यूशंस के ऊपर। तो हमने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है इस चैनल के ऊपर, तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, तो पूरे के पूरे 22 के, 21 के, 20 के आपको पूरे इंदौर के पूरे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, सेक्शन बाय सेक्शन। और डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको हमने क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ विद आंसर की भी अपलोड किया हुआ है, तो आप उनको डाउनलोड करके खुद भी चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, राइट गाइस। सो दिस इज व्हाट सुपर ग्रेड्स हैव बीन डूइंग फॉर ऑल द आईपीमेट बीबीए एस्पिरेंट एवरी ईयर। सो होपफुली आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, बताएंगे एफर्ट्स हमारे कैसे लग रहे हैं, एंड डेफिनेटली विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स, राइट गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी 15 क्वेश्चन जो बचे हैं एमसीक्यू सेक्शन के आईपीमेट इंदौर 23 में जो आए हैं वो सॉल्व करता है, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 16 पे है हम लोग, और ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। बहुत कम क्वेश्चन आए हैं ज्योमेट्री के 23 आईपी मैट इंदौर में, राइट। एंड दिस वाज वन ऑफ देम। प्लेन ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं मैं, जहाँ पे थ्योरम्स वगैरह का यूज करके हम क्वेश्चन क्रैक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 रीड करते हैं, देखते हैं सॉल्व कैसे करना है, क्या इतना डिफिकल्ट था, एक बार चेक करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, मैं डायग्राम बनाया भी है आप लोग के लिए। लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, साइड बीसी हमने यहां बनाई हुई है, उसका डी मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड ए एम विद द ऑल्टीट्यूड ऑन बीसी, बीसी लाइन, बीसी जो साइड है उसके ऊपर जो ए एम है दैट इज ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए से हमने इसके ऊपर, बीसी के ऊपर। इफ द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए बी बी सी एंड सी ए, इनकी लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 2:4:3, राइट। देन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ बी एम आपका ये हो गया, एंड ए डी दैट इज मीडियन, ये मिड पॉइंट है तो मीडियन कहलाएगा। तो ये बी एम है, इसका और मीडियन की लेंथ का रेशियो पूछा है। तो अल्टीमेटली क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में एग्जैक्ट वैल्यू किसी साइड की या किसी मीडियन की या किसी लाइन सेगमेंट की ऐसी कोई लेंथ एग्जैक्टली नहीं पूछी है, रेशियो ही पूछा है अल्टीमेटली, राइट। तो हम लोग ऐसे केस में क्या करते हैं, जो रेशियो दिया हुआ है साइड्स का ए बी बी सी और ए सी का, हम उसी को लेंथ मान सकते हैं। रादर राइट वे वुड बी 2x 4x एंड 3x, बट अल्टीमेटली यहाँ रेशियो पूछा हुआ है, तो अल्टीमेटली x जो होगा x कैंसिल ही होके आपको मिलेगा। तो हम लोग क्यों ना ए बी को 2 ही मान ले, 2 यूनिट्स, और जो आपका बी सी है दैट इज दिस, इसको 4 यूनिट्स मान ले। अगर ये पूरा 4 यूनिट्स है और डी मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट्स हो जाएगा, और यहाँ भी 2 यूनिट्स हो जाएगा, राइट। पूरा आपका 4 दिया हुआ है, तो 2 यूनिट्स ये भी हो गया, ये मिड पॉइंट है डी पे, ठीक है ना। और इसको आप 3 ले रहे हो, दैट इज ए सी सी एस 3, तो ये 3 यूनिट्स हो गया, दिस इज 3, दिस इज 2, ये यहाँ से यहाँ तक 2, और ये 2 है ना, पूरा 4 दिया हुआ है तो मिड पॉइंट है, तो आपने ब्रेक कर लिया। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या निकालना है आपको, डिफाइंड बी एम एंड ए डी, राइट।
BM एंड AD, BM तो हमको पता नहीं है, AD तो मीडियन है, एंड इफ वी नो ऑल थ्री साइड्स, अगर हमें तीनों साइड्स पता होती है तो हम मीडियन की लेंथ निकाल सकते हैं यूजिंग अपोलोनस थ्योरम। अगर आपको थ्योरम नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, राइट। इस केस में जो थ्योरम लगेगी, अपोलोनस थ्योरम, मीडियन और तीनों साइड्स को कनेक्ट करता है अपोलोनस थ्योरम, उसके बीच में रिलेशन देता है थ्योरम। व्हाट इज दैट थ्योरम? तो इट सेज अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी और ए डी मीडियन है, तो जो अपोलोनस थ्योरम होती है उसके हिसाब से इट सेज इसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर जो होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ थर्ड साइड के आधे का स्क्वायर, थर्ड साइड के आधे का स्क्वायर, बीडी ले लो या डीसी ले लो, बीडी का स्क्वायर लिख लेते हैं, बीडी का स्क्वायर, है ना, बीडी का स्क्वायर, थर्ड साइड की हाफ का स्क्वायर प्लस जो आपका मीडियन है उसका स्क्वायर, ये होता है अपोलोनस थ्योरम। इसमें हमें मीडियन निकालना है, दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड, लिखा है ना, एडी तो हमें निकालना है, तो हम एडी निकाल लेते हैं, बाकी सब तो हमको नो नहीं है, रख के देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। लेट्स फिगर इट आउट व्हाट वी आर गेटिंग, सॉल्व करते हैं। ए बी हमने 2 माना हुआ है, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस ए सी इज व्हाट दिस, तो ये आपका 9 हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9 इक्वल्स टू व्हाट 2, बी डी थर्ड साइड के हाफ का स्क्वायर, राइट, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस ए डी स्क्वायर, इस टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए डी हमको मिल जाएगा, एक बार देख लेते हैं। 13 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2, 4 को इधर लाएंगे और इसका रूट ले लेंगे तो हमें ए डी मिल जाएगा, राइट। 4 टू ज़ा 8 रूट 5/2 इसकी वैल्यू आ गई एडी की। तो एडी तो हमको मिल गया, अब चाहिए बीएम, वी वांट बीएम। तो बीएम का डायरेक्ट कुछ कैसे करोगे? बीएम, टू फाइंड बीएम, आपको बीडी पता है 2, बीएम नहीं पता है, एंड एडी आप निकाल चुके हो, है ना, एडी आप निकाल चुके हो, रूट 5 डिवाइड बाय रूट 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी को ऐसा भी लिख सकते हो। एडी की लेंथ मिल चुकी है आपको। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर देखें, ए डी ए एम बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए एम बी, दिस इज ऑल्टीट्यूड तो 90 डिग्री हो गया, ए एम बी एंड ए एम डी, इसको अगर हम देखें, ए एम डी राइट एंगल ट्राइंगल, ए एम बी राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन साइड। तो कॉमन साइड को हम पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके इक्वेट कर लेते हैं, देखेंगे कैसे। सबसे पहले हमें बीएम को कुछ मानना पड़ेगा, वी डू नॉट नो, दिस इज एक्स, ये पूरा बी डी कितना था? 2 था, दिस वाज 2, दिस इज एक्स, तो जो एम डी है दैट इज 2 माइनस एक्स हो जाएगा एम डी, राइट। बी एम को हम एक्स मान रहे हैं, ठीक है, बी एम इज एक्स, तो एम डी वुड बी 2 माइनस एक्स बिकॉज बी डी की लेंथ हमको 2 पता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ट्राइंगल में ए एम डी में जो ए डी ए ए ए एम जो है, पाइथागोरस थ्योरम से ए एम को हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को कैसे लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी एम लिखते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए एम बी कर दो, ए एम बी, इसमें हम लोग अगर देखें तो इसको हम निकालना चाहते हैं, दिस इज कॉमन, राइट। सो ए एम स्क्वायर जो होगा दैट वुड बी इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, राइट, पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, बेस हमने एक्स माना हुआ है, तो ये हो गया ए एम स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं ए एम डी, इन ट्राइंगल ए एम डी, यहाँ पे भी एक कॉमन है ए एम स्क्वायर, यहाँ पे ए एम स्क्वायर अलग आएगा, हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस, तो रूट 5 बाय रूट 2 होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली 5/2 ही हो जाएगा, उसमें से हम माइनस करेंगे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे। So equating right hand side, 2 square minus x square is equals to 5/2 minus 2 minus x the whole square, ठीक है। So it is 4 minus x square is equals to 5/2 माइनस एक टर्म आएगी आपकी +4 आएगी, तो ये -4 बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, एक -4x आएगा, बाहर माइनस है तो +4x हो जाएगा, ठीक है, और एक आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो दिस विल गेट कैंसिल, स्क्वायर के टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ओके। एंड इसको आप सॉल्व करते हैं, 4x निकालते हैं, इस टर्म को 5/2 आप इधर ले जाते हैं, 5/2 8 माइनस 3/2 इधर आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 टू 8 माइनस 3/2 आ रहा है, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इट इज 4 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 4x आ रहा है, ठीक है।
तो ये 4 2 8 प्लस 3 is 11, 11/2, 4 नीचे जाएगा तो 11/8 आ जाएगा एक्स का वैल्यू, और एक्स अपन ने क्या माना था, bm माना था, तो हमें bm की वैल्यू मिल गई, है ना, इट इज 11/8। और एडी तो आ ही चुका था, इसका आप रेशो ले लेंगे, इसका रेशो लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यूल गेट बी ऑप्शन, राइट। सो आंसर इज बी फॉर दिस। So, guys, let us see this question, question number 17 of this MCQ section. क्या बोल रहा है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ, डायग्राम मैंने आपके लिए बना के रखा है सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, कैसे इसको अप्रोच करते हैं वो भी आपको सिखा पाऊंगा। सो इट सेज इन अ चेस टूर्नामेंट देयर आर 5 contestants, ईच प्लेयर प्लेज अगेंस्ट ऑल द अदर एग्जैक्टली वंस, हर बंदा बाकियों से एक ही गेम खेलता है। नो गेम रिजल्ट इन अ ड्रॉ, द विनर इन अ गेम गेट्स 1 पॉइंट एंड द लूजर गेट्स 0 पॉइंट। हारने वाले को कोई पॉइंट नहीं मिला, ड्रॉ हुआ ही नहीं है कोई मैच, और जीतने वाले को 1 पॉइंट मिला, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कैन नॉट रिप्रेजेंट द स्कोर्स ऑफ द 5 प्लेयर्स, राइट। 5 प्लेयर्स के स्कोर्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, राइट, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है कैनॉट, कैनॉट रिप्रेजेंट, दिस इज द कैच, ठीक है। तो ऑड वन आउट तो हम छाट सकते हैं, राइट, बट थोड़ा सा मैं अप्रोच भी आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। ऑड वन आउट से तो चीजें हो रही है, इजीली आराम से निकाल सकते हो आप। समझो बात को, जैसे हम पहला ऑप्शन चेक करना चाहते हैं कि यार ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो मैंने क्या बनाया हुआ है, एक ग्रिड बनाया हुआ है 5x5 का, राइट। यहाँ पे ABCDE प्लेयर्स के नाम रख दिए, है ना, इस रो में और इस कॉलम में भी ABCD के नाम रख दिए, राइट। एंड सेल्स को मैं कैसे रीड कर रहा हूँ समझिएगा, ए वर्सेस ए अपने आप से गेम नहीं खेल सकता, ब्लैंक कर दिया, बी अपने आप से गेम नहीं खेल सकता, ब्लैंक कर दिया, ये सब मैंने ब्लैंक्स कर दिया, है ना। पर्सन कैन नॉट प्ले विथ हिमसेल्फ, राइट, सो ब्लैंक हो गए। अब रीड कैसे करेंगे, ए डिफीटेड बी, हम ऐसे रीड कर रहे हैं, ये जो सेल आएगा यहाँ पे हम कुछ मार्क करेंगे, राइट, और रीड ऐसे ही करेंगे, ए डिफीटेड बी, ठीक है। सो लेट अस से ये जो है, इसी A B C D E इस ऑर्डर में हम लोग लेके चल रहे हैं बंदों के स्कोर, पॉसिबल है कि नहीं देखते हैं, ए पॉसिबल है कि नहीं, एलिमिनेट करके हम निकाल लेंगे। 3, ए को 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, मतलब 3 विक्ट्रीज हुई होंगी, 3 बार इसमें किसी को डिफीट किया होगा। सो लेट अस से हमने टिक लगा देते हैं, ए वन अगेंस्ट बी, ए वन अगेंस्ट सी, ए वन अगेंस्ट डी, 3 पॉइंट्स मिले हैं तो 3 लोग को हराया होगा। लेट अस से B C D को हराया है और ई से ए हार गया है। पहले ऑप्शन को मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि फीजिबल है कि नहीं, है ना, हमसे कैन नॉट पूछा हुआ है, तो आप इससे एक गेम से टूर्नामेंट की ये अप्रोच भी सीख जाएंगे। तो ये तो हो गया, ए ने बी को हराया, सी को हराया, डी को हराया, ई से ए हार गया, ए लॉस टू ई। तो अगर जब हम ये बनाते हैं तो हमें चार जो सेल्स है हम और फिल कर सकते हैं, 4 सेल्स कैसे, अब ए ने बी को हराया है तो जो बी और ए की बात होगी, जब ए ने बी को हराया तो बी ए से हारा होगा, तो यहाँ पे आप क्रॉस लगाओगे, मगर रीड कैसे कर रहे हो आप, बी लॉस टू ए, बिकॉज आपने ए वन, ए डिफीटेड बी, राइट, ए डिफीटेड बी मीन्स बी लॉस टू ए, तो बी लॉस टू ए मतलब यहाँ क्रॉस लगा दिया आपने, करेक्ट। ए डिफीटेड सी, तो सी लॉस टू ए, यहाँ भी आप क्रॉस लगाओगे। ए डिफीटेड डी, तो डी लॉस टू ए, यहाँ भी क्रॉस लगेगा। ए इज डिफीटेड बाय ई, है ना, तो ई मस्ट हैव डिफीटेड ए। तो ये जब हम चार, यहाँ पे हम सेल्स लिख रहे हैं बिकॉज ए स्कोर्ड 3 पॉइंट्स, हम मान के चल रहे हैं 3 पॉइंट्स, तो यहाँ पे 3 टिक लगाए हैं, मतलब 3 लोग को हराया है, ई से वो हारा है। तो ये चार अगर बॉक्स आपने फिल किए तो करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे भी आप 4 बॉक्स फिल कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए को 3 पॉइंट्स मिल गए, 3 विक्ट्रीज, और इस ऑप्शन के हिसाब से जो लास्ट पर्सन है उसको 1 विक्ट्री मिली है, 1 पॉइंट मिला है, 1 विक्ट्री ई को मिली है ए के अगेंस्ट, इसका मतलब बाकी यहाँ पे आप क्रॉस लगाओगे, ऑप्शन वन को हम चेक करना चाह रहे हैं इसलिए। तो ई ने ए को हरा दिया, अब बाकियों से वो हार जाएगा, यहाँ क्रॉस लगाया, यहाँ क्रॉस लगाया, यहाँ क्रॉस लगाया, अप्रोच सीख रहे हो आप, बाकी सब हार गया। ई अगर बी से हारा है मतलब बी ई से जीता होगा, है ना, बी मस्ट हैव डिफीटेड ई, सी मस्ट हैव डिफीटेड ई एंड डी मस्ट हैव आल्सो डिफीटेड ई। तो ये हमने टिक कर दिया, मैंने कहा था आपसे अगर ये 3 फिल करोगे तो करस्पॉन्डिंगली आपको 3 और मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब बाकी ये हमारा ए हो गया 3 का, ई हो गया हमारा 1, है ना, एक ही विक्ट्री उसकी हुई है। अब ये ऑप्शन हम चेक करना चाह रहे हैं, तो बाकियों को दो 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 मिल सकते हैं क्या, बी की 2 विक्ट्रीज हुई हो, सी की और डी की, पॉसिबल है क्या, चेक करते हैं। तो अभी बी के पास 1 विक्ट्री है, अब इसमें से कहीं पे भी हमें एक ही विक्ट्री देनी है, 2-2 के हिसाब से, राइट। तो लेट अस से बी ने सी को हराया, बी ने सी को हराया, 2 ही विक्ट्रीज चाहिए ऑप्शन के हिसाब से, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे, है ना, बी की 2 विक्ट्रीज हो गई, ठीक है। तो अब ये दो मैंने इसको फिल किया है, तो बी ने सी को हराया, दैट मीन सी बी से हारा है, यहाँ क्रॉस हो जाएगा, और बी डी से हारा है मतलब डी बी से जीता होगा, ठीक है। तो आप इसको समझिएगा। अब यहाँ पे इसकी 2 विक्ट्रीज हो चुकी है,
ठीक है, यहाँ पे इसकी दो विक्ट्रीज हो चुकी है, मतलब ये क्रॉस होगा और ये विन हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वही दो सेल बचे थे, तो डी लॉस टू सी, दैट मीन सी वन अगेंस्ट डी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज होगी। अब आप ध्यान से देखिए, जो पहला ऑप्शन है वो फीजिबल है, हो सकता है। थ्री विन है, एक है, 3 पॉइंट्स मिल गए, दो, दो, दो और एक। तो जो पहला ऑप्शन है दैट इज क्वाइट फीजिबल, ये फीजिबल है, राइट, दिस इज फीजिबल। इसी टाइप से आप बाकी भी चेक कर सकते हो। ठीक है, और जब हम सेकंड वाले को चेक करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, वो वैसे भी दिख रहा है। एक बंदा अगर चारों को हरा रहा है, बिकॉज 5 लोग है ना, मैं एक बंदा हूँ, बाकी 4 लोग हैं, मैं अगर चार से चारों को हरा रहा हूँ, चार चार का मुझे स्कोर मिल रहा है, आई एम गेटिंग 4 स्कोर, दैट मीन आई हैव बीटन ऑल ऑफ देम। तो अगर इफ आई बीटन ऑल ऑफ देम, सो नन ऑफ देम कैन स्कोर 4, बिकॉज उनका एक लॉस तो हो ही गया मेरे साथ। हाउ कैन दे एनी ऑफ देम स्कोर 4 इक्वल टू मी? पॉसिबल नहीं है। तो वो दिख ही रहा है कि यार 4 4 तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे भी इसको रख के देखोगे तो फिजिबल नहीं आएगा। ठीक है, चाहो तो आप इसको देख सकते हो। इसको मैं अगर हटाता हूँ और सेकंड वाला लेकर आता हूँ, आप देख सकते हो कि हाँ यार, थिंग्स आर नॉट। ठीक है, तो अब इस बंदे को 4 पॉइंट्स मिले हैं, लेट्स से, है ना, इस बंदे को 4 पॉइंट्स मिल गए, तो क्रॉस तो ऐसे ही हो गया। फिर ये अगर जीत गया है तो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया। राइट, तो अब किसी के पास भी ऑप्शन नहीं है कि वो चारों जीत जाए, क्योंकि यहाँ पे तो क्रॉस आ गया। ई के पास चार ही गेम्स थे, एक तो हार ही चुका है, तो 4 कैसे मिलेंगे उसको? किसी को भी 4 नहीं मिल सकते ना, एक को 4 मिल गया तो दैट इज वाई दिस इज नॉट, बिकॉज कैन नॉट पूछा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये एक अप्रोच आपको समझ में आई होगी। राइट, आगे चलते हैं। चलिए जनाब, तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। लेट अस रीड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। टेबल आपके लिए मैंने बना के रखा है ताकि आप थोड़ा सा समझ पाएं चीजों को अच्छे से। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। रैबिट रैबिट इज सिटिंग एट, आप विजुलाइज भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। रैबिट इज सिटिंग एट द बेस ऑफ अ स्टेयरकेस, सीढ़ियां, सीढ़ियों के बेस पे बैठा हुआ एक रैबिट विच हैज 10 स्टेप्स, सीढ़ियों में 10 स्टेप्स है। It proceeds to the top of the staircase by climbing either one step at a time or two step at a time. Means, है ना, सीढ़ियां हैं 10, नीचे बैठा हुआ है, उसको 10 सीढ़ियां कवर करनी है टॉप पे पहुंचने के लिए। कंडीशन ये है कि या तो एक कदम लेगा, एक स्टेप लेगा, या एक साथ 2 स्टेप लेगा। है ना, ये लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वेज इट कैन रीच द टॉप, कितने तरीकों से, कितने वेज में वो नीचे से, बेस से टॉप पे पहुंच सकता है, दिस क्वेश्चन। तो एक तो पक्का, या तो सिंगल स्टेप लेगा या 2 स्टेप लेगा। तो कितने सिंगल स्टेप, कितने 2 स्टेप्स, उसको हमको वहीं लिखना पड़ेगा। तो उसी के लिए टेबल मैंने बनाया हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे हो। 1 स्टेप कितने ले रहे हैं, है ना, 2 स्टेप कितने ले रहा है, वो मैंने टेबल में बनाया हुआ है। तो केस वन हो सकता है, केस वन की स्टेप, मतलब यहां से देखिएगा आप, 2 स्टेप कितने ले रहा है, ले ही नहीं रहा। ये भी हो सकता है कि 2 स्टेप ले ही ना, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, और लिखा है। ठीक है, यहाँ पे और लिखा है, तो हो सकता है नहीं भी ले। यहाँ पे और लिखा हुआ है, चॉइस है उसके पास। ठीक है, तो हो सकता है 2 स्टेप ले ही ना, सारे के सारे 10 स्टेप सिंगल सिंगल ले ले और पहुंच जाए। एक तरीका तो ये है, दिस इज वन वे। ठीक है, दूसरा तरीका, 2 स्टेप कितने ले ले, 2 स्टेप एक बार ले ले। ठीक है, एक, तो अगर 2 स्टेप ले लेगा, है ना, तो उसके बाद 8 बचेंगे, 8 सिंगल स्टेप। करेक्ट। तीसरा केस, उसी तरीके से आपने आगे बढ़ाया, 2 स्टेप 2 बार ले रहा है लेट से, तो 4 सीढ़ियां चल लेगा, तो बचेगा कितनी, 6। ये थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस उसी हिसाब से, अगर 2 स्टेप 3 ले रहा है तो 6 हो जाएंगी, बची 4, सिंगल स्टेप ले लेगा। अगर 4 बार 2 स्टेप ले रहा है, मतलब 8 सीढ़ियां चढ़ जाएगा, दो ही बचेंगी सिंगल स्टेप्स के लिए, ये पांचवा केस हो जाएगा। और छठा केस, 2 स्टेप से ही पूरा चढ़ गया वो 10 के 10, है ना, ऑल 2 स्टेप्स, दैट मीन्स 5 टाइम्स उसको 2 स्टेप्स लेने पड़ेंगे, 5 2 10, तो फिर ये लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया छठा केस। ठीक है, द ओनली थिंग इज, आप थोड़ा सा इसको देखिए, अगर सारी की सारी उसको 10 स्टेप लेनी है, सिंगल स्टेप सारी 10 लेके जा रहा है, ये ले ही नहीं रहा, तो एक ही केस होगा। है ना, अब हम अरेंजमेंट्स की बात करते हैं कि कितने वेज में काम हो सकता है। एक ही तरीका है, सिंगल स्टेप लेके पहुंच जाए, जस्ट वन वे, उसमें कोई अरेंजमेंट की बात ही नहीं है। तो वी गॉट वन अरेंजमेंट। ठीक है, एक ही अरेंजमेंट है। वैसे यहाँ पे अगर देखोगे, अगर सिंगल स्टेप ले ही नहीं रहे, पांचों स्टेप्स, दो दो स्टेप्स की पांचों ले ली उसने, राइट, 2 स्टेप्स की 5 बार उसने चढ़ लिया, तो 10 चढ़ लेगा। तो भी एक ही तरीका है, उसमें कोई अरेंजमेंट की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे वन और यहाँ पे वन, ये तो हो गया। ठीक है ना, इसको वन लिख दें और इसको वन लिख दें, ये ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये कैसे करेंगे, आप थोड़ा सोच के देखिएगा। 2 स्टेप ले रहा है एक बार,
और बाकी 8 बचेंगी वो सिंगल स्टेप ले रहे हैं। तो अब हमें ये नहीं पता है कि जो 2 स्टेप लेगा वो सबसे पहले वो 2 स्टेप से जाएगा, राइट, और बाकी सारी की सारी सिंगल स्टेप लेगा, या फिर एक सिंगल स्टेप लेके फिर 2 स्टेप लेगा फिर सिंगल लेगा। हमें वो अरेंजमेंट नहीं पता है। तो बेसिकली सेकंड केस जो मैंने लिखा है, 8 1 स्टेप एंड 2 एंड 1 2 स्टेप्स, इसके अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं, इनको कैसे हम अरेंज करेंगे, दैट इज द मेन कैच। तो ये सारे केसेस में 2 से लेके फिफ्थ केस के बीच में इनके अरेंजमेंट्स ही आपको बताएंगे कितने वेज हैं पहुंचने के, बॉटम से बेस से लेके टॉप पे। ठीक है। सो एक आपने एक लिया 2 स्टेप, एक बार चले आप 2 स्टेप और 8 बार चले सिंगल स्टेप, इनको अरेंज कैसे करेंगे। तो हमारे पास अरेंजमेंट करने के वी गॉट द वेज, वी गॉट फॉर्मुलेज फंडेज, उसको हम लगा सकते हैं। 8 आइटम्स हैं 1 स्टेप्स के और एक आइटम है 2 स्टेप का, इनको अरेंज करना है। तो टोटल आइटम्स मेरे पास कितने हो गए, एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, 8 आइटम ये है, इनको अरेंज करना है। तो टोटल मेरे पास 9 आइटम है, उनको अरेंज करना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 9 total I have got 9 items। ठीक है, 8 items are identical in their own respect, they all are 1 स्टेप, सारी की सारी 1 स्टेप है तो आइडेंटिकल हो गए। और यहाँ एक ही चीज है 2 स्टेप वाली। तो टोटल मेरे पास 9 आइटम्स हैं, उनको अरेंज करना है 9 फैक्टोरियल। बट उन 9 आइटम्स में से जो 8 आइटम्स हैं वो आइडेंटिकल है, सारी की सारी सिंगल स्टेप्स हैं, आइडेंटिकल है। तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 8 फैक्टोरियल से, इनटू ये तो 1 फैक्टोरियल ही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, बाद में सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं। तो 2 स्टेप थर्ड केस की बात करते हैं। सिंगल स्टेप आपने 6 बार चले हो और 2 स्टेप्स आपने 2 बार लिए। तो अब आपके पास आइटम्स कितने हैं, आपके पास 2 आइटम्स हैं 2 स्टेप्स वाले, जो कि आपस में आइडेंटिकल होंगे, है ना। ये भी दोनों स्टेप्स क्या है, दोनों जो केसेस हैं वो दो दो स्टेप्स के हैं, तो बेसिकली वो आइडेंटिकल हो गए। तो दीज 2 आइटम्स आर आइडेंटिकल, 2 स्टेप्स वाले, और 6 आइटम्स आइडेंटिकल इन देयर ओन रिस्पेक्ट, सिंगल स्टेप वाले। तो हमारे पास टोटल आइटम्स कितने हैं, 8 आइटम्स। इनको हमें अरेंज करना है, इन 8 आइटम्स को अरेंज करना है कि पहले 2 स्टेप्स ले रहे हो दोनों एक साथ, और फिर उसके बाद 6 स्टेप्स ले रहे हो, या पहला 2 स्टेप लिया फिर आपने कुछ 1 स्टेप चली फिर आपने 2 स्टेप चला फिर 1। तो वो अरेंजमेंट हमें ढूंढना है। तो टोटल आइटम्स कितने लगेंगे अरेंजमेंट में, 6 और 2 8, 8 आइटम्स को अरेंज करना है। बट उन 8 आइटम्स में से 6 जो हैं एक जैसे हैं सारे के सारे, सिंगल स्टेप वाले, तो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। और जो 2 स्टेप्स हैं 2 2 वाले, राइट, जो 2 आइटम्स हैं 2 स्टेप्स वाले वो भी आपस में आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल जब भी चीजें होती है तो हम उसको डिवाइड करते हैं। इस टाइप से आप सारा फिल कर सकते हैं, एंड यू कैन ऐड ऑल द केसेस, कुछ में से कुछ भी तरीके से वो पहुंच सकता है, राइट। यू टू ऐड ऑल द केसेस टू गेट टोटल नंबर ऑफ वेज इट कैन रीच एट द टॉप। कर लेते हैं फटाफट। 4 और 3 7, 7 फैक्टोरियल, बट ये 4 आइटम्स एक जैसे रहेंगे, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड इनटू 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। यहाँ पे टोटल आइटम्स 6 हो गए, 6 फैक्टोरियल से डिवाइड, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। और यहाँ तो एक ही तरीका होगा, राइट, 5 बार उसने दो दो स्टेप्स ले लिए और चढ़ गया, यहाँ पे कुछ लिया ही नहीं, एक ही केस। तो जस्ट इसको सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 8 फैक्टोरियल कट जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 8 फैक्टोरियल है, 8 इंटू 7 56, 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, नीचे 2 रहेगा, 56 डिवाइड बाई 2 28 हो जाएगा। एंड 7 फैक्टोरियल है, 7 6 और 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा और नीचे 6 है, तो ये 35 हो जाएगा। 6, ये 3 फैक्टोरियल 6 होता है, एक 6 कट जाएगा, 7 5 35। एंड यहाँ पे 6 5 30, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 15। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये सारी पॉसिबल, इनको ऐड करेंगे तो टोटल वेज है बेस से टॉप पे पहुंचने का। इसको ऐड करते हैं तो दिस इज 10, ये आपका 10 हो गया। इसको लिख लेते हैं, 1 + 9 इज 10, 10 + 28 प्लस ये 50 हो गया और प्लस 1 हो गया। इन सबको जोड़ लेते हैं, कितना आता है, दिस इज 38 39 एंड 89, राइट, दैट्स योर टोटल वेज। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट गाइस। तो डी ऑप्शन विल बी राइट। इंटरेस्टिंग, इजंट इट? Okay, let's solve question number 19, which was based on the topic progressions। एपीजीपी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। Let a1 a2 a3 be the three distinct real numbers in geometric progression if the equation a1 x square plus a twice of a2 x plus a3 equal to 0 and b1 x square plus twice of b2 x plus b3 equal to 0 have a common root। दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, राइट। वी गॉट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसमें एक रूट कॉमन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। जो भी आपको ऑप्शन दिए इसमें कौन सा नेसेसरली ट्रू होगा ये आपको बताना है, ठीक है।
सो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करें, दो इक्वेशंस, कॉमन रूट का फंड आपको पता है। और यहाँ जो कुछ चीज दी हुई है, ये जीपी में है, ये बोला हुआ है। सो जो हमें पता है हम एटलीस्ट वो लिख लें, राइट। व्हाट वी नो विद दिस, हमें पता है अगर ये जीपी में है, सो वी कैन से A2 डिवाइड बाय A1 का जो कॉमन रेशो होगा वही A3 और A2 का भी कॉमन रेशो होगा। दिस इज फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसको हम कॉमन रेशो R बोल देते हैं। दिस कॉमन रेशो। और अगर ऐसा है तो इसको इससे इक्वेट करेंगे, राइट। सो A2 को हम लिख सकते हैं A1 टाइम्स ऑफ R, राइट, वी कैन राइट लाइक दिस। इसको इससे इक्वेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 कैन बी रिटन एज A1 टाइम्स ऑफ R। एंड सिमिलरली इसको इससे इक्वेट करेंगे, राइट। सो A3 कैन बी रिटन एज A2 times of R, and A2 again can be written as, A2 को आप यहां से फिर से लिख सकते हो A1R, राइट। सो A1R, R into R would be R square। तो A3 को लिखने के हमारे पास ये तरीके हैं, A2 के टर्म्स में और A1 के टर्म्स में ये तरीके हैं, राइट। तो ये भी हमें पता है, राइट। इट कैन बी यूज्ड एंड दिस ऑल्सो कैन बी यूज्ड। लेट्स से कंडीशन जो हमारे पास है, तो कुछ भी हम लोग को यूज करना पड़ सकता है आगे। सो लेट्स मूविंग ऑन। तो जैसे जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां से देखते हैं हम लोग क्या निकाल सकते हैं, राइट। सो आई एम राइटिंग द फर्स्ट इक्वेशन, इट सेज A1 x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A2 x, राइट, प्लस A3 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले, अगर हमें सब्स्टिट्यूट करना है A2 को इन टर्म्स ऑफ R कुछ लिखना है, A1 इज फाइन, फर्स्ट टर्म को हम लोग ऐसे लिखे रहने देते हैं। बस ट्वाइस ऑफ A2 को हम लोग यहाँ पे A1R लिख सकते हैं, A1 इंटू R, राइट। और A3 को भी R के टर्म्स में लिखना है तो A1 R स्क्वायर लिख सकते हैं, सब कुछ A1 कॉमन हो जाएगा, राइट। सो इट इज A1 R स्क्वायर इक्वल टू 0, सब में A1 है, कॉमन ले सकते हैं। सो इट इज एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस यहाँ पे x भी आएगा, ठीक है। ट्वाइस ऑफ A1 कॉमन ले लिया, राइट, ट्वाइस ऑफ R x, राइट, प्लस R स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0, राइट गाइस। सो यहाँ पे या तो ये 0 है या तो ये 0 है, इसको हम लोग कुछ लिख सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एक्स प्लस आर द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। या तो ये 0 है या तो ये 0 है, बट A1 कैन नॉट बी 0। अगर पहली टर्म 0 हो जाएगी तो फिर जीपी में कैसे आएंगे A1 A2 A3 आर, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट 0, राइट। सिंस A1 is not 0, that means x plus r whole square should be 0. That means x plus r should be 0, or you can say x equals to minus r. That means हमें इस इक्वेशन का एक रूट मिल गया, ठीक है, दैट इज माइनस आर, राइट। दूसरा रूट भी हमें माइनस आर मिल जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू माइनस आर, तो यही रूट हमारा कॉमन रहेगा। दूसरी इक्वेशन में हमें दो इक्वेशन दी गई है और एक रूट कॉमन है, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस आर ही आ रही है, ठीक है। तो दैट मस्ट बी कॉमन रूट विद द सेकंड इक्वेशन जो कि B1 B2 B3 के टर्म्स में दी हुई है। तो उस पे हम लोग इस कॉमन रूट को, अगर वो रूट उस दूसरी इक्वेशन का भी है तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो करके देखते हैं, राइट। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x that is equals to minus r in the second equation given to us। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, ठीक है। सो इट इज B1 x की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एज माइनस आर, x का स्क्वायर है तो माइनस आर का स्क्वायर इट वुड बी आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ B2 x बोला हुआ है, x हमारा माइनस आर है, सो ये माइनस आर हो गया, और प्लस B3 उसने बोला हुआ है, सो B3 वुड बी एज इट इज, नो चेंजेस, राइट। सो अभी वी कैन राइट, यहाँ पे हमने जो रिलेशन लिखे थे, इट इज टाइम टू यूज दैट रिलेशन। आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं A3 जो था A1 R स्क्वायर था, आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज A3/A1। तो यहाँ पे हम B1 A3/A1 लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, राइट। A3/A1 यहाँ पे आ गया, प्लस ट्वाइस ऑफ B2 इज फाइन, माइनस को हम लोग चाहें तो यहाँ पे ले जाएं, ये माइनस साइन को यहाँ लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ B2। आर को हम क्या लिख सकते हैं, सोच कर देखें, आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं। आर कैन बी रिटन एज, आर को आप यहाँ से देख सकते हो, इट कुड बी रिटन एज A3/A2, है ना, A3 डिवाइड बाय A2 लिख सकते हो, प्लस B3 है, B3 वुड बी एज इट इज, नो चेंजेस, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक रिलेशन मिल रहा है हमको। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं वो हमको देखना है। नेगेटिव टर्म को अगर हम उस साइड ले जाएं, राइट, सो
आई जस्ट राइट दिस, इस टर्म को हम उधर ले जाते हैं। यहाँ पे स्पेस है तो लेट्स यूज दिस स्पेस। B1 A3 डिवाइड बाय A1, फिर B3 हो गया, राइट, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इस नई पूरी टर्म को हम उधर ले आ रहे हैं, ट्वाइस ऑफ B2 A3 डिवाइड बाय A2। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, राइट, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय A3, राइट, वुड गिव यू सम रिलेशन, और वही रिलेशन हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो B1 × A3 डिवाइड बाई A1 प्लस B3 इक्वल टू B2 × A3 डिवाइड बाई A2। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसके हिसाब से हम देखें, B1 A1 B2 A2 B3 A3, यहाँ भी ऐसा दिख रहा है, और ये सिंपल B1 है, सिंपल B2 है, रिलेशन हमारा आने ही वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, राइट, डिवाइड बोथ साइड बाय A3, या जो ये वाला A3 है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भेज दें, तो यहाँ पे A3 आ जाएगा, राइट, एक टर्म हो जाएगा, यहाँ पे एक A3 आ जाएगा, करेक्ट, और यहाँ से ये A3 कैंसिल हो जाएगा, इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, बेसिकली हट जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं A3 यहाँ पे भी कैंसिल हुआ। तो आई जस्ट रब दिस, क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट हम लोग लिख पाए, B1 डिवाइड बाई A1 हमें मिल रहा है, B1 डिवाइड बाई A1, राइट, प्लस B3 डिवाइड बाई A3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ B2 बाई A2, राइट, ट्वाइस ऑफ B2 डिवाइड बाई A2। तो आप लोग को पता होगा कि यार तीन टर्म्स जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहता है तो AM कैसे निकालते हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। लेट्स से अगर इफ यू आर अवेयर A B and C आर इन AP, तो हम क्या बोलते हैं, इनका कॉमन डिफरेंस रहेगा, B - A इज इक्वल टू C - A, वी कॉल इट, राइट। सो यहाँ पे C - B हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। सो B को आप इधर लेकर आएंगे, ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस C हो जाएगा, करेक्ट। तो दिस इज व्हाट वी नो। तो फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज होता है वो बीच वाला नंबर होता है, या फिर ए फर्स्ट एंड लास्ट का समेशन वुड बी ट्वाइस ऑफ द मिडिल नंबर इफ देयर इन AP, करेक्ट। तो ऐसे कुछ रिलेशन हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो फर्स्ट नंबर, फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन, इनका सम इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सेकंड फ्रैक्शन B2 बाई A2। इसका मतलब क्या हुआ, B1 बाई A1 फर्स्ट होगा, फिर ये B2 बाई A2 सेकंड होगा, और B3 बाई A3 ये थर्ड नंबर होंगे, मस्ट बी इन AP, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन चुनेंगे, यही आ जाएगा। GP में तो था ही नहीं, ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे, और उसमें से इसको चेक करेंगे तो यही हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, बिकॉज दैट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, एंड द टॉपिक इज सर्कल्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखते हैं। It says which of the following straight lines are both tangent to the circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 equal to 0। तो ये सर्कल की इक्वेशन दी है, एक डायग्राम सॉर्ट ऑफ मैंने बना के रखा हुआ है, राइट। तो इस सर्कल की इक्वेशन का कुछ सेंटर हम निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, तो सर्कल तो प्लॉट हो जाएगा। ठीक है। सो ये किस फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज जनरल फॉर्म। और अगर हमको इक्वेशन दी रहती है तो हम सेंटर कोऑर्डिनेट्स और रेडियस निकालने की स्थिति में रहते हैं। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं पहली चीज। अब इस सर्कल के उसने बोला है कि जो ऑप्शंस हैं उसमें हमने दो स्ट्रेट लाइंस दी हुई हैं। कौन सी दो स्ट्रेट लाइंस जो ऑप्शन में दी हुई है वो टेंजेंट्स हैं, राइट, टेंजेंट्स हैं, इस सर्कल के लिए पूछा गया। अगर आप ऑप्शंस को बहुत ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, चाहे आप पहला ऑप्शन देख लीजिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी ऑप्शन देख लीजिए, तो ये जो पोर्शन है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं 4x प्लस 3y, ये अलग है, बट यहाँ पे फिर सेकंड लाइन जो है 4x प्लस 3y। तो आप कोई सा भी ऑप्शन उठा के देखिए, ये वाला जो पोर्शन है सेम है। इनफैक्ट बी ऑप्शन में भी आपको ये पार्ट सेम दिख रहा है, सी में भी पार्ट सेम दिख रहा है, डी में भी ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो अगर आपने कोऑर्डिनेट पढ़ी है तो आपको पता है कि यार ये वाला पार्ट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। ए एक्स प्लस बी वाई अगर बिल्कुल आइडेंटिकल है दो लाइंस में, तो इसका मतलब ये होता है कि लाइंस पैरेलल है। तो हमें ऑप्शन से ये आइडिया मिलता है कि जिन टेंजेंट्स की वो बात कर रहा है वो टेंजेंट्स पैरेलल तो हैं। ऑप्शन, सारे ऑप्शन वैसे ही दिया हुआ। तो ड्रॉ मैंने वैसे किया हुआ है कि भाई टेंजेंट्स है, बट द टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, दे मे नॉट बी पैरेलल, हो सकता है कि मैं ऐसा टेंजेंट बना देता हूँ, ऐसा बना देता हूँ, दे कुड नॉट हैव बीन पैरेलल, बट ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना है, तो दे आर पैरेलल। तो हमें पैरेलल की बात करनी है, पैरेलल लाइन 1 एंड लाइन 2 ऐसे ही हो सकता है, या फिर ऐसी लाइन जाए तो एक ऐसी जाएगी, पैरेलल पक्का है। ठीक। अब हमें बताया कौन सी लाइन की इक्वेशन हो सकती है टेंजेंट्स की, ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा इस केस में। व्हाट वी कैन डू इज, हमें पता है कि यार दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हम डिस्टेंस निकाल पाते हैं,
if you're able to find the distance between two parallel lines, right, so that should be equals to what? Diameter, करेक्ट है ना? बिकॉज जहां पे टेंजेंट बनता है वहां पे नॉर्मल लाइन होती है, नॉर्मल और टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होता है, ये भी नॉर्मल लाइन रहेगी कॉमन। ठीक है, तो दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस इज डायमीटर। डायमीटर हम निकाल सकते हैं यहाँ से और चेक कर सकते हैं डायमीटर की जो लेंथ है वो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस है कि नहीं। हमें ऑप्शन बाय ऑप्शन चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं, डायमीटर की लेंथ यहां से निकालते हैं और चेक करते हैं ऑप्शन से कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दिस और दिस और दिस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस उस डायमीटर के इक्वल आ रहा है कि नहीं। जिस केस में आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं। जनरल फॉर्म की होती क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। जो स्टूडेंट्स पहली बार भी इस टॉपिक को देख रहे हैं प्लीज समझिएगा, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाती है जनरल फॉर्म में। और इसमें रेडियस हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ हमको जी, एफ और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस इक्वेशन को आप इससे कंपेयर करेंगे तो जी का जो कोएफिशिएंट है वो 2g है, यहाँ पे जी सॉरी एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो 2g है, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट -6 है। तो 2g वुड बी इक्वल टू -6। ठीक है, तो g की वैल्यू जो है हो जाएगी -6 डिवाइड बाई 2, दैट इज -3। उसी तरीके से y का क्वेश्चन 2f है और यहाँ y क्वेश्चन +4 है, तो 2f जो है वो 4 के इक्वल हो जाएगा, तो f की वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2। ठीक है, एंड c तो यहाँ पे -2 दिख ही रहा है, तो हमें -12, सॉरी नॉट 2। तो ये तीनों वैल्यू हमने कंपेयर कर ली, इस इक्वेशन में से कंपेयर किया, g निकाला, f निकाला, c निकाला। अब हम रेडियस निकालेंगे, उसको डबल करेंगे ताकि डायमीटर की लेंथ आ जाए इस सर्कल की। ठीक है, तो रेडियस निकालते हैं, उसको 2 टाइम्स कर लेंगे। फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया, रूट ऑफ जी स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, माइनस तो फॉर्मूले में है, माइनस ऑफ माइनस तो ये -12 हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया 13 + 12 इज 25, रूट दैट इज 5। ठीक है, इसका मतलब जो डायमीटर है दैट वुड बी 10 यूनिट्स। अब हमें ये देखना है कि 10 शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस और द टू टेंजेंट्स। पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं। ठीक है, अगेन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला होता है ना? आप बोलेंगे सर लाइंस कौन सी? लाइंस की इक्वेशन में शॉर्ट में लिख देता हूं, तो आप नोट्स में भी डाल सकते हो। लाइंस कैसी दी हुई है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, फर्स्ट लाइन। ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम होता है, ये पोर्शन बिल्कुल सेम रहता है पैरेलल लाइंस में। ये C2 हो गया, राइट, और ये अलग रहता है। तो अगर ये पैरेलल लाइंस की इक्वेशन है और आपसे पूछते हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, तो आई एम गिविंग यू द फॉर्मूला, उसको यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। सो इज इक्वल्स टू mod of, right, c1 minus c2, c1 minus c2 डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूले से हम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकाल लेते हैं। जो हम करेंगे ऑप्शन 1 लेके देखते हैं, ए ऑप्शन करके देखते हैं, राइट, डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट्स। पहले ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज व्हाट, सी की वैल्यू कितनी है? 19, फॉर्मूले में माइनस है, और C2 की वैल्यू कितनी है? -31 डिवाइड बाय व्हाट, ए और बी तो सेम है, ए और बी रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पे 19 माइनस कितना, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, 31 और 19 इज 50 डिवाइड बाय ये 25 कितना हो जाएगा, 16 एंड 9 इज 25, रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। ये भी कितना आ रहा है? 10 यूनिट्स। ठीक है, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दीज टू टेंजेंट्स इज 10 यूनिट्स व्हिच इज इक्वल्स टू व्हाट? डायमीटर। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज राइट। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो भी वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑप्शन ए इज राइट गाइस। तो गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं, इस एमसीक्यू सेक्शन का, इस पेपर का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो शायद प्रोग्रेशन के ऊपर बेस्ड था, राइट। सो देखते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A person standing at the center of an open ground first walks 32 meters towards the east, takes a right turn and walks 16 meters, takes another right turn and walks 8 meters, and so on. How far will the person be from the original starting point after an infinite number of such walks in this pattern? इस तरीके से जैसा उसने कहा है वैसा अगर वॉक करता रहा, राइट, सो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने दूरी पे होगा, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज एक वर्ड आ गया उसमें, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टाइम आफ्टर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच वॉक्स। ठीक है। तो दिशा तो आपको पता होंगी, राइट? आप लॉजिकल रीजनिंग करते हैं तो आपको आइडिया होगा दिशा कौन सी होती है, राइट? भारत का नक्शा भी अगर आपको पता हो तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, राइट? दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, यू नो दिस, राइट? दिस इज राइट साइड में आप ईस्ट बोलते हो, इधर आप वेस्ट बोलते हो, राइट? तो कोई भी एक पॉइंट अपन ने लिया, डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है आप लोग के लिए। लेट्स से पी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से स्टार्ट करता है, ईस्ट दिशा में 32 मीटर चला, राइट टर्न लिया तो साउथ की तरफ आ जाएगा, है ना? तो 32 का आधा 16 चला नीचे की तरफ। फिर यहाँ जब आप देखते हुए जा रहे हो, राइट मुड़ोगे तो आप वेस्ट की तरफ मुड़ोगे, तो वेस्ट उसने 8 चला। फिर राइट लोगे तो आप नॉर्थ पे चले जाओगे, राइट? फिर आप 4 चलते हो, फिर वो ईस्ट आ गया, फिर साउथ आ गया, फिर वेस्ट आ गया, फिर ऐसा चल रहा है। और आप हर बार अपनी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो हाफ करते जा रहे हो, अगर आपने नोटिस किया हो तो, राइट? 32, 16, 8, 4, 2, 1, हाफ, 1/4, 1/8 चलता रहे। तो ऐसे इनफाइनाइट वॉक्स लेगा तो कहीं तो रुकेगा। तो जिस पॉइंट पर रुकेगा, लेट से क्यू पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट, एंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी हो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि इन्फिनिटी जब बोल दिया है तो रुकेगा कैसे, किस पॉइंट पे रुकेगा? तो यहाँ पे एप्लीकेशन आती है सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसी जीपी अगर हमारे पास है जहां पे कॉमन रेशियो -1 1 के बीच में अगर लाई करता है, तो ऐसे जीपी का सम इन्फिनिटी एक डेफिनेट वैल्यू होती है। तो इफ इट इज अ डेफिनेट वैल्यू तो कहीं जाके वो रुकेगा एंड विल बी एबल टू फाइंड द डिस्टेंस। ये हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है। तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू अगर आपको निकालना है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का हमें ये परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता होनी चाहिए, 35 लगा के हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्यू इज द फाइनल पॉइंट जहां पे जाके रुक गया है वो। ठीक है। तो वो जो जीपी की मैं बात कर रहा था, वो जीपी बन रही है कि नहीं वो जरूर चेक करना पड़ेगा। क्या हमारा कॉमन रेशियो जीपीस का -1 1 के बीच में आ रहा है? क्योंकि वही कंडीशन होती है, एस इन्फिनिटी तभी लगता है जब कॉमन रेशियो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का -1 1 के बीच में हो। एक बार करके देखते हैं। ठीक है। लॉजिक क्या है? ये मैंने आर पॉइंट क्या लिया है, व्हाट इज दिस आर पॉइंट? ठीक है, समझिएगा बात को, दो तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। बेसिकली पी आर जो डिस्टेंस है ना? पी आर जो डिस्टेंस है वो इफेक्टिव डिस्टेंस है जो उसने चला होगा बंदे ने टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। व्हाई आई एम सेइंग इफेक्टिव डिस्टेंस? बिकॉज वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। जैसे फर्स्ट आप देखो 32 मीटर्स ईस्ट की तरफ गया। फिर इग्नोर करते 2 मिनट के लिए, इसकी हम बात इग्नोर करते हैं, राइट? हमें ये डिस्टेंस चाहिए पी आर के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस, राइट? कितना उसने राइट टुवर्ड्स राइट चला है। तो हम बोलते हैं 32 चला पॉजिटिव। ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से इस पॉइंट से देखते हैं कितना चला। हम लोग सिर्फ राइट वर्ड्स की बात करें, इफेक्टिव राइट वर्ड्स कितना चला है, तो इट इज 32 हियर। देन वापस आ गया, बैक ट्रैक कर लिया उसने, तो 8, है ना? पीछे आ गया। फिर अगर राइट साइड फिर यहाँ पे देखें तो 2, फिर उस साइड गया राइट वर्ड। ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग? अगर इफेक्टिव डिस्टेंस देखें, पी आर की हम बात करें, है ना? इसको क्या बोल सकते हैं? इफेक्टिव डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स राइट, या ईस्ट बोल सकते हो, ट्रेवल्ड टुवर्ड्स राइट साइड और ईस्ट। करेक्ट। इफेक्टिव डिस्टेंस, तो सबसे पहले इसको कैसे लिखोगे? 32 पॉजिटिव, उस साइड गया, फिर यहाँ से वापस आया तो हमने इसको लिखा -8। फिर यहाँ से 2 ईस्ट की तरफ जाएगा तो +2। फिर यहाँ पे हाफ है तो -हाफ, एंड ऐसे चल रहा है टिल इन्फिनिटी, क्योंकि वो इनफाइनाइट वॉक्स ले रहा है। तो ऐसे भी इनफाइनाइट जाएगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, वो भी इन्फिनिटी जाएगा। और साउथ नॉर्थ वो भी इन्फिनिटी जाएगा। तो अभी हम सिर्फ राइट वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये वर्टिकल वाली बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो हम ये डिस्टेंस बेसिकली देखना चाह रहे हैं, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो अल्टीमेटली ये वाली डिस्टेंस इफेक्टिव कितनी उसने ट्रैवल की होगी, ये डिस्टेंस, या फिर आप यहाँ से बोल सकते हो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की होगी, राइट? ये डिस्टेंस आपको निकालना है। सो अब ये जीपी है क्या, पहले चेक कर लेते हैं। दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस क्या सेम आ रहा है? कॉमन रेशियो आ रहा है। दिस अपॉन दिस -1/4, दिस अपॉन दिस -1/4, दिस अपॉन दिस -1/4। कॉमन रेशियो तो आ रहा है -1/4, तो जीपी तो है। और -1/4 उस रेंज के अंदर भी है, कॉमन रेशियो -1 1 के बीच में भी है। तो इसका एस इनफिनिटी एक डेफिनेट वैल्यू आएगा, वो एक फॉर्मूले से निकलता है। एंड द फॉर्मूला, आई जस्ट राइट इट हियर, फॉर्मूला ऑफ एस इनफिनिटी इज इक्वल्स टू ए फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस आर, विच इज कॉमन रेशियो। ये फॉर्मूले से एस इनफिनिटी निकल जाता है। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इट इज 32 इज द वैल्यू ऑफ ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इज -1/4, सो -1/4। तो ये कितना आ जाएगा?
32 1 प्लस 1/4 और 5/4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 32 इंटू 4 डिवाइड बाय 5। क्लियर? तो ये हमारा आ गया इफेक्टिव राइटवर्ड डिस्टेंस या पी आर आ गया इनफैक्ट। ठीक है, क्योंकि ये स्टॉप हो रहा है क्यू पॉइंट पे। ठीक है, तो ऐसे राइट गया, फिर 8 लेफ्ट आया, फिर 2, है ना। तो इफेक्टिवली अल्टीमेटली हमने निकाली कि इतना टोटल डिस्टेंस चलेगा टुवर्ड्स राइट। इसी टाइप से जब टुवर्ड्स डाउन निकालोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमको ये वाला भी डिस्टेंस चाहिए, आर क्यू वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इफेक्टिवली कितना डाउनवर्ड्स गया, साउथवर्ड गया। तो ये 16 पॉजिटिव, क्योंकि हम डाउनवर्ड्स की बात करें, पॉजिटिव। फिर ये 4 नेगेटिव साइड, क्योंकि ऊपर की तरफ है। हमें इफेक्टिव डिस्टेंस चाहिए कितना साउथवर्ड्स गया है। तो +16 -4, फिर +1, फिर -1/4, और ऐसे चलता रहेगा टिल इंफिनिटी। ठीक है, तो अभी हम लोग पी आर हमने निकाल लिया, इसको वहीं लिख लेते हैं। लेट अस नोट इट डाउन समवेयर। पी आर हमको मिल गया है 32 इंटू 4 डिवाइड बाय 5। सो अभी हम लोग क्या निकाल लें, टुवर्ड्स आर क्यू निकाल लें, आर क्यू। राइट, सो यहाँ पे चीज इसको रब करते हैं और टुवर्ड्स डाउन की बात करते हैं, टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स डाउन, डाउनवर्ड्स। इफेक्टिव डाउनवर्ड्स कितना गया, ट्रैवल डाउनवर्ड्स या ईस्ट साइड, ईस्ट साइड कितना गया। ठीक है, तो ये तो राइट गया, पहला उसने डाउन साउथ यहाँ से लिया तो +16। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ गया तो नेगेटिव -4। फिर नीचे आया तो ये +1, नीचे की तरफ +1 ले रहे हैं, ऊपर की तरफ -1/4 एंड सो ऑन। ये भी क्या चल रहा है टिल इन्फिनिटी। फिर से देख लीजिए, -4 डिवाइड बाय 16 इज -1/4, 1 डिवाइड बाय -4 इज -1/4। ये भी जीपी है विद कॉमन रेशियो -1/4। तो यहाँ पे भी हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बस यहाँ पे 16 हो जाएगा, नीचे तो सेम ही रहेगा, 5/4, 4 विल गो एट द टॉप, एंड ये हमें मिल रहा है पी क्यू। तो यहाँ लिख लेते हैं, नॉट पी क्यू बट आर क्यू, इफेक्टिव डिस्टेंस ट्रेवल डाउनवर्ड्स। ये हमें मिल गया। ठीक है, आर क्यू दैट इज 16 टाइम्स ऑफ 4/5। तो जब हमें ये और ये मिल गया तो ये तो आ ही जाएगा। सो इसको मिटाते हैं, पाइथन हिस्टोग्राम अप्लाई करते हैं। सो वी टू फाइंड पी क्यू। पी क्यू वुड बी व्हाट, रूट ऑफ इसका स्क्वायर 32 इंटू 4 डिवाइड बाय 5 का होल स्क्वायर प्लस 16 क्रॉस 4 डिवाइड बाय 5 का होल स्क्वायर। तो 32 स्क्वायर है यहाँ पे, इसको आप 2 क्रॉस 16 क्रॉस 4 लिख सकते हो। 16 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, यहाँ भी 16 स्क्वायर 4 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर। 16 बाहर आ जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है। 16 बाहर, 4 बाहर, 5 का स्क्वायर है, यहाँ भी 5 स्क्वायर कॉमन लेके 5 बाहर आ जाएगा। ये चीज तो बाहर ही आ गई। राइट, बच क्या रहा है देख लेते हैं। ये सब हमने बाहर निकाल लिया, तो बच क्या रहा है यहाँ पे। 16 4 वी टेकन आउट, 5 वी टेकन आउट, यहाँ पे सिर्फ टू, टू का स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ तो पूरे ही बाहर निकल गया तो 1 का स्क्वायर बच जाएगा। तो बच क्या रहा है, इट इज 16 4 जा 64, 5 ऑलरेडी बाहर था, और ये आ गया 4 + 1 5, √5 और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 5 है, ये √5 है, कैंसिल होकर नीचे √5 आ जाएगा। 64 डिवाइड बाय √5 मीटर्स, ये आपका आंसर होगा। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट डिस्टेंस ये हो जाएगी। राइट, आई होप दिस इज क्लियर गाइस। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बट दिस इज हाउ इट हैज टू बी सॉर्टेड। Okay, guys, one of the very easy question of MCQ section, right? And but it was tricky, right? ध्यान से अगर आप नहीं देखोगे तो क्वेश्चन गलत भी करने के चांसेस हैं, क्योंकि एक नजर में देखोगे तो लगेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो है, इट्स डेफिनेटली क्वेश्चन इज फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्पेशली सर्कल्स, राइट। बहुत डीप क्वेश्चन नहीं था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ट्रिकी बोल सकते हैं इसको अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। द इक्वेशन x² + y² -2x -4y + 5 = 0 रिप्रेजेंट्स व्हाट। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या ये एक इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहली नजर में सर्कल ही लगता है, और स्टूडेंट्स इसको चांसेस है कि सर्कल मार्क कर दें। तो अगर ऑप्शन में पॉइंट दिया हुआ है तो यू शुड बी केयरफुल कि पॉइंट होता क्या है। पॉइंट होता है सर्कल विथ जीरो रेडियस। पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, सर्कल हैविंग जीरो रेडियस। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। पॉइंट की कोई ऐसे कोई इक्वेशन नहीं होती, बट हाँ ऐसा बोलते हैं कि सर्कल विथ जीरो रेडियस इज पॉइंट। करेक्ट। सो डेफिनेटली इट्स नॉट एलिप्स एंड इट इज नॉट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, राइट। तो सर्कल और पॉइंट में ही डाउट होना चाहिए था। बस हमें एक ही कंडीशन चेक करनी है कि क्या रेडियस जीरो है। सो हम लोग कोई चीज पता होनी चाहिए। एक जो जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल का, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट, दैट इज
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, राइट, 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो सेंटर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं माइनस जी माइनस एफ, और जो रेडियस का फॉर्मूला होता है जो हम इससे निकाल सकते हैं, दैट इज रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस के हमको जी चाहिए, एफ चाहिए और सी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, राइट, कि हमें जी एफ सी की वैल्यू क्या मिल रही है, कंपेयर दिस इक्वेशन टू द गिवन इक्वेशन, तो इससे हमको जो जी मिलेगा, जी की जो वैल्यू मिलेगी, राइट, जी की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज -1, राइट। इससे हमने कंपेयर कर लिया, -2 को कंपेयर कर लिया, 2g से कंपेयर कर लिया, -4 को हमने कंपेयर कर लिया y के कोएफिशिएंट को 2f से, राइट। तो g और f हमको मिल जाएगा। तो g हमें -1 मिल रहा है, राइट, f हमको -2 मिल जाएगा, और c तो छोटा वाला जो c है वो हमारा 5 है। हमें जी एफ सी मिल गया। हमें रेडियस निकालना है सर्कल का जो मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। इस फॉर्मूले के हिसाब से जी स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर करोगे प्लस -2 का स्क्वायर करोगे प्लस फॉर्मूले में माइनस सी आता है, -5 करते हैं, राइट। आप देख सकते हो क्या आ रहा है, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -5, तो क्या हो गया, 0। रेडियस 0 आ गया, मतलब इट वुड बी अ पॉइंट। तो दैट वाज द कैच इन दिस क्वेश्चन। Guys, question number 23 again from the topic trigonometry, right? दो तीन क्वेश्चंस इस टॉपिक में आए हैं इस साल 2023 में। So let's read it, guys. क्या क्वेश्चन है? If cos alpha plus cos beta equals to 1, then the maximum value of sin alpha minus sin beta is। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, और sin alpha माइनस sin beta की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है, राइट। सो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड फॉर्मुलेज एंड अप्रोच क्लियर होगी तो ये क्वेश्चन आप बना पाओगे। ठीक है, सो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। इफ cos alpha plus cos beta, cos अल्फा प्लस cos बीटा ये हमको दिया हुआ है 1, और sin अल्फा माइनस sin बीटा की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, ये पूछा हुआ है। तो हम लोग जो वैल्यू हमें निकालनी है sin अल्फा माइनस sin बीटा, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, राइट। लेट्स से x ले लेते हैं, राइट। तो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको निकालनी है इसको हमने x निकाल लिया, x मान लिया, ठीक है, इक्वेशन बना ली। तो x की मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है। इन वे यही बोल रहे हैं कि x की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू। अब अप्रोच क्या है वो देखिएगा, व्हाट वी कैन डू। जैसे हमको साइन कॉस दिखता है, सबसे पहली चीज आइडेंटिटी दिमाग में आती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, है ना, यूजिंग दैट थिंग। तो यहाँ पे वो क्या हो सकता है सोच के देखते हैं, राइट। दिस इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 2, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर रहे हैं, बोथ साइड। यहाँ भी स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ भी स्क्वायर कर रहे हैं, बोथ साइड। एंड देन आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ बोथ द इक्वेशंस विल बी एडिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ बोथ द इक्वेशन एंड एडिंग द इक्वेशंस, ठीक है। तो आप मेंटली भी कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा आएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा तो 1 ही हो जाएगा, है ना। तो उसको हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। लेट्स राइट 1। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आप सॉल्व भी करके देख सकते हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, फिर ऐड कर रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 होती है, राइट। यहाँ पे 1, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा वो भी 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग 2 ही लिख दें लेफ्ट हैंड साइड में। जब ऐड करेंगे उसके बाद हमें 2 तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद और क्या मिलेगा, और इनको इनका 2ab भी एक फॉर्मेट होता है 2ab। तो एक आएगा 2 कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा, एक ही आएगा। और यहाँ से क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर किया आपने, तो एक टर्म आएगी -2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, राइट। और यहाँ पे भी अपने स्क्वायर और ऐड किया, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। हमारा फोकस है x की मैक्सिमम वैल्यू निकालना, बट अप्रोच हमें कुछ कुछ समझ में आ रही है। एंड आपको कोसाइन रूल बोल रहा हूँ, कॉस और साइन आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। इस 1 को आप इधर ले आओगे, इस 1 को इधर लाओगे, 2 माइनस 1 इज 1, 2 को यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, राइट। कॉस ऑफ अल्फा cos of beta sin of alpha into sin of beta, right, is equals to x square, करेक्ट। और ये अगर आपको फॉर्मूला पता है तो दिस इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग, किसका फॉर्मूला ये, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। प्रोडक्ट से सम में आप ऐसे कन्वर्ट करते हो, इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर लगा है तो आप रूट ले सकते हो बोथ साइड। इफ यू टेक रूट बोथ साइड तो ये आपको मिल जाता है, ठीक है।
अब x की आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वन तो कांस्टेंट है, कुछ कर नहीं सकते, प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा से आपको मतलब नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती क्या है। तो बचपन से हम जानते हैं -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। अल्फा प्लस बीटा अगर 90 होगा, राइट, इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ बीटा की जरूरत नहीं है, अल्फा प्लस बीटा 90 है तो कॉस 91 होता है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। तो x की अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी जो कि 1 है, राइट। तो हमें पता है सिंस, राइट, सिंस, राइट, cos of अल्फा प्लस बीटा बोल दो, राइट, मैक्सिमम वैल्यू कैन बी, इनकी रेंज होती है इनफैक्ट, राइट, अगर आप तरीके से लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, राइट, करेक्ट, इसकी रेंज होती है, ठीक है। तो cos ऑफ बीटा, सो कोई भी cos ऑफ एनी एंगल बिटवीन -1 1 ही रेंज करता है, हमको पता है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है फॉर एनी एंगल, इट वुड बी 1। तो ये 1 हमें यहाँ पे रखना है, राइट, विल कीप दिस वैल्यू एज 1, सो इट वुड बी व्हाट 1 प्लस 2 ओनली। ये आपकी x की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी क्योंकि हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख ली है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका √3, दैट इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Okay, the next question, probably one of the easiest question of MCQ section. Indore. Okay, let's see. Let P be a positive integer such that the unit digit of P cube is 4. P cube का unit digit 4 होना चाहिए, ऐसा P को एक number है. What are the possible unit digits of P plus 3 whole cube? Easy, है ना, इजी। पी क्यूब, पी ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसका क्यूब करने पे जो भी नंबर है उसका वन स्पेस 4 होगा। तो उसने बोला है पी भी है पॉजिटिव इंटीजर, तो क्यों ना हम उसको ऐसा कुछ वैल्यू मान ले जिसका क्यूब करने पे हमें 4 मिले। तो क्या पी ऐसा नंबर हो सकता है जो 1 से एंड करे? नहीं, बिकॉज 1 क्यूब 1 होता है। 2 से एंड करे, 2 क्यूब 8 होता है। 3 से एंड करे, 3 क्यूब 27 होता है। 4 से एंड करे, 4 क्यूब 64 होता है, राइट। सो यस, द वंस प्लेस रेट ऑफ पी शुड बी 4, राइट। तो एक बात कंफर्म हो जाती है कि ये जो कंडीशन उसने लिखी हुई है उससे पी ऐसा कोई नंबर होगा, लेट से कुछ भी हो, पी कैन बी अ सिंगलेट नंबर, पी कैन बी अ 2 नंबर, पी कैन बी अ 3 नंबर, राइट। सो कुछ भी हो सकता है, अगर हम उसको ऐसा बोल रहे हैं लेट से 3 नंबर है, बट यहाँ पे 4 होगा ये पी में, ये पक्का बात है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा। अब मैं 3 नंबर एग्जाम्पल लिया, हो सकता है सिंगल नंबर 4 ही हो पी, या सिर्फ A4 हो 2 नंबर, या AB4 हो, या ABC4 हो 48 नंबर हो, डजेंट मैटर, बट यहाँ पे 4 कंपलसरी है, राइट। तभी इसका आप होल क्यूब करोगे, पी होल क्यूब करोगे, मतलब AB4 का होल क्यूब करोगे, तो आपको पता है कि यह यूनिट प्लेस कैसे निकालता है। यूनिट प्लेस में सिर्फ कंसर्न होता है, वो सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट कंसर्न होता है, तो इसका AB4 होल क्यूब का वन प्लेस वही आएगा, इक्विवेलेंट कर देते हैं, जो कि 4 का होल क्यूब करने पे आएगा, मतलब AB4 होल क्यूब का वन स्पेस वही होगा जो 4 क्यूब का वन स्पेस होगा, विच इज बेसिकली जो भी वैल्यू है उसका वन स्पेस 4 ही होगा, जो कि उसने कहा हुआ है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिया है कि P की वैल्यू 3 नंबर है, AB4 है, राइट। तो कुछ भी हो सकता है नंबर, बट यहाँ 4 होना कंपलसरी है, 4 क्यूब, ठीक है, 4 आएगा, ठीक। और आप आगे जाओगे, इसकी जगह 5 लोगे, वर्क नहीं करेगा, 6 लोगे, नहीं करेगा, 7 क्यूब 3 आ जाएगा, राइट। 8 क्यूब करोगे तो 8 क्यूब पे 5 इंटू 2 आता है, यहाँ पे हमें 4 चाहिए, 9 पे भी नहीं चलेगा, तो ये 4 ही होना चाहिए, दिस इज द कैच। अगर ये चीज आप समझ गए तो अगला आगे जो क्वेश्चन करना है उसमें कुछ रह नहीं गया, राइट। आगे उसने कहा है कि भाई व्हाट आर द पॉसिबल यूनिट डिजिट्स ऑफ P प्लस 3 होल क्यूब। अब P तो ऐसा कुछ होगा जो 4 से एंड करे, तो P+3 करने में कोई दिक्कत नहीं है, P+3 हम आराम से कर सकते हैं, राइट। P+3 बोला है, P हमने AB4 मान के चला है, राइट। सो P+3 में क्या दिक्कत है, तो इट इज AB4 + 3 करेंगे तो वन स्पेस जुड़ जाएगा, तो ये AB7 हो जाएगा, है ना। तो P की वैल्यू, P+3 की वैल्यू AB7 हो जाएगा, इट्स अ 3 डिजिट नंबर, और उसका होल क्यूब करना है, AB7 का आपको होल क्यूब करना है और इसका वन स्पेस निकालना है, तो उसका वन स्पेस वही होगा जो इसके 7 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, इसके होल क्यूब का वन स्पेस होगा। 7 क्यूब का होल क्यूब कितना होता है, 343, ठीक है। तो 343 का जो यूनिट प्लेस होगा वही वन स्पेस होगा, इसका या इसका, करेक्ट। तो ये आपका आंसर होगा, और कुछ आ ही नहीं सकता है, ठीक है। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, सो आंसर वुड बी डी। Okay, guys, so let us see question number 25. This question is from probability.
राइट। बट अल्टीमेटली आप इसको जब रीड करेंगे तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो बेसिकली नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें डिवाइजर्स, फैक्टर्स, काउंटिंग एंड ऑल पता होना चाहिए, तब जाके ये प्रोबेबिलिटी तो सिर्फ नाम के लिए है, राइट। बट बेसिकली नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं। रीड करते हैं एक बार। द प्रोबेबिलिटी दैट अ randomly chosen positive divisor of, डिवाइजर मतलब बेसिकली फैक्टर्स ही होते हैं, राइट। सो आप फैक्टर्स भी लेके चल सकते हो। द प्रोबेबिलिटी दैट अ randomly chosen positive divisor बोलो या randomly chosen factor of 10 raised to 2023 is an integer multiple of 10 raised to 2001 is। तो इस नंबर के 10 रेज़ टू 2023 के जितने भी फैक्टर्स होंगे, राइट, जितने भी फैक्टर्स होंगे उनमें से वो फैक्टर्स आप चुनो, चुनो, राइट, जो कि 10 रेज़ टू 2001 के मल्टीपल्स भी हों, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, उनमें से कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो इस नंबर के मल्टीपल भी होंगे, तो वो आपके फेवरेबल केस हो गए। और ऑल पॉसिबल फैक्टर्स आपका टोटल केस हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय ऑल एग्जॉस्टिव केसेस। सो टोटल फैक्टर्स इस नंबर के डिनोमिनेटर बन जाएगा, और वो फैक्टर्स जो इसके मल्टीपल भी हों वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो आपको नंबर सिस्टम के अंदर ही जाके पकड़ना पड़ेगा कि फॉर्मुलेस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर बनेगा ऑफ 10 रेज टू 2023। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है, बट उसके पहले इस नंबर को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट। सो सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करते हैं 10 रेज टू 2023 को। आपने नोटिस किया 2023 फिर से यूज हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू 2023, और ये उसी साल का पेपर भी था, लास्ट ईयर का। एंड इस पेपर में तीसरी बार आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, आपने नोटिस किया हो तो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें 2023 न्यूमेरिकल फिगर यूज किया गया इन क्वेश्चन, राइट। सो इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करोगे, है ना, ये स्प्लिट होगा, फैक्टराइज होगा 5 क्रॉस 2, तो 5 रेज टू 2023 इंटू 2 रेज टू 2023, ऐसे अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। ऐसे करने के बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है एनएफ, नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कहते हैं उसको। फॉर्मूला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो पावर होती है, राइट, जो भी पावर होती है प्राइम फैक्टर्स की, उसमें +1 करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2023 +1 करेंगे तो 2023 +1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे भी 2023 +1। ठीक है, इसकी रीजनिंग में नहीं जाएगा कहाँ से आया है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो उसका इट विल टेक डिफरेंट टाइम, बट इसको याद रखिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद प्राइम फैक्टर्स की जो पावर्स होती है उसमें +1 करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल फैक्टर्स आ जाते हैं इस नंबर के। तो हमें ये मिल गया कि इतने फैक्टर्स टोटल होंगे। 2024 इंटू 2024 होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये बन गया सारे फैक्टर्स इतने सारे होंगे उस नंबर के, 2024 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर बन गया। ऑप्शन में कुछ दिख रहा है हमको, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये बचे दो ऑप्शन। ठीक है, अब हमारे फेवरेबल केस, हमें वो चूज करना है इन फैक्टर्स में से जो 10 रेज टू 2001 के मल्टीपल भी हों। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसकी अप्रोच क्या होती है। इसकी अप्रोच ये होती है कि जो आपका नंबर है, यहाँ पे हम कर रहे हैं 10 रेज टू 2023, इसमें से 10 रेज टू 2001 हम अलग करते हैं, 10 रेज टू 2001 +22, ऐसा कर सकते हैं, है ना, दिस एंड दिस इज फाइन। अब इसको लिख सकते हो 10 रेज टू 2001 इंटू 10 रेज टू 22, ऐसा कर सकते हो। तो ये आपने सीव आउट कर लिया, बाहर निकाल लिया, सेपरेट कर लिया। उसके बाद ये जो पोर्शन बचा हुआ है, इस पोर्शन के नंबर ऑफ फैक्टर्स आप कैलकुलेट कर लो, एंड दैट वुड बी गिविंग यू दोज फैक्टर्स ऑफ 10 रेज टू 23 विच आर मल्टीपल ऑफ 10 रेज टू 2001। ठीक है, ये अप्रोच है कैसे इस तरीके से निकाला जाता है। जो भी आपका ओरिजिनल नंबर है, राइट, इसमें से आपने 10 रेज टू 2001 बाहर निकाल लिया, और जो नंबर ऑफ जो पार्ट नंबर का बच गया है, इसके हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करने होते हैं। सो इसको आप अलग निकालने के बाद इसके निकालने हैं आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो यही आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2 रेज टू 10 रेज टू 22। ठीक है, जैसे अपने यहाँ निकाले नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके भी निकाल लेंगे, तो इसको भी प्राइम फैक्टरेशन कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 रेज टू 22 को वही करोगे 5 रेज टू 22 इंटू 2 रेज टू 22। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, एनएफ इसके निकालना है, तो इट इज व्हाट सेम 22 +1 और 22 +1। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर आ गया, तो 23 स्क्वायर दैट इज 529। इतने फैक्टर्स होंगे इस नंबर के, जो कि इसके भी 10 रेज टू 2001 के मल्टीपल्स भी होंगे। ठीक है, हम डिटेल में उसकी नहीं जा रहे हैं, बट दिस इज हाउ वी डू इट। एक प्रोसेस समझ लो,
जिसके मल्टीपल होने चाहिए उस पोर्शन को अपने बाहर निकालो, उस नंबर में से इसको बाहर निकालो, जो पार्ट ऑफ नंबर बच गया उसके अपने नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए। तो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड दोज फैक्टर्स। तो फेरिएबल केस क्या हो गया, 23 स्क्वायर, ये फेरिएबल हो गया। और ऑल पॉसिबल कितना निकाला था, 2024 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो आपको दिख रहा है ये आंसर सही है, डी ऑप्शन इज राइट। ओके। Okay, so finally we are at the last set of our questions in MCQ section, और ये है लॉजिकल बेस्ड डेटा इंटरप्रेशन या सिंपली वी के से डेटा अरेंजमेंट। ठीक है, जहाँ पे ये जो क्वेश्चन सेट था इसमें कुछ डेटा दिया हुआ था और कुछ डेटा नहीं दिया हुआ था, मिसिंग डेटा जैसे आप कह सकते हो, राइट। पार्शियल इंफॉर्मेशन वाज गिवन एंड रेस्ट यू कैन सी इट वाज नॉट मेंशन। तो बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन हमें इसको पूरा फिल करना है, और इस पूरे सेट के बेसिस पे हमें सारे 5 जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें क्रैक करना है। बट बिलीव मी देयर वर स्टूडेंट्स, राइट, हु टोल्ड मी कि सर ये 5 मिनट में हमसे पांचों क्वेश्चन बन गए थे। ठीक है, तो ये मैटर ऑफ चांस भी होता है कई बार कि जो सेट है वो इजी आया है, मॉडरेट आया है कि डिफिकल्ट आया है। बट डेफिनेटली अगर आप 100 सेट्स प्रैक्टिस कर लेते हो अलग अलग वैरायटी के, पार्शियल इन्फॉर्मेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 21 में पूछा गया था, गेम से टूर्नामेंट वाला जो क्वेश्चन था, पॉइंट्स बट रहे थे ड्रॉ वाले लूज वाले, वो भी एक क्वेश्चन आया था। और ये भी उसके बाद 21 के बाद 23 में फिर से पार्शियल इन्फॉर्मेशन वाला डेटा आया था। तो डेटा अरेंजमेंट अगर आप कर लेते हो अच्छे से, प्लस इस टाइप की क्वेश्चन बनाना आपके लिए बेहद ईजी होता है, जो कि कंडीशन बेस्ड होता है। तो जितनी प्रैक्टिस आप कंडीशन बेस्ड डेटा अरेंजमेंट की कर लोगे उतने अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन बना लोगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सेट्स नहीं आते हैं। पिछले 4-5 साल 3 साल से लॉजिक बेस्ड सेट्स आ रहे हैं, बहुत बहुत डिफिकल्ट नहीं आ रहे। ठीक है, तो इट इज वेरी मच मैनेजेबल इन 5 मिनट्स टाइम। बट आपकी प्रैक्टिस, आपकी पकड़ आपकी होनी चाहिए, है ना। तो आप उस एग्जाम हॉल में जो प्रेशर है उसमें भी आप इसको आराम से बना लोगे, क्योंकि आपको यू आर यूज टू इट। बट आपने कंप्लीटली मैथ से देखा है और एलआर को आपने उतने प्रैक्टिस की ही नहीं है, तो शायद आप इतना आसान सेट आया उसके बाद भी आपसे नहीं बने या गलत हो जाए, बिकॉज यू नॉट वेरी कंफर्टेबल, यू वेरी नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। वो चीज होती है। तो अगर आप अच्छा स्कोर चाह रहे हो एमसीक्यू सेक्शन में 75-80, तो ये तो फिर बनता है कि आप 5 मिनट में 5 क्वेश्चन क्रैक कर लो। एंड पॉसिबिलिटी है इस टाइप के क्वेश्चंस को आप खूब प्रैक्टिस करें, तो पॉसिबिलिटी बनती है 80-70 नंबर लाने के लिए, राइट। सो इस क्वेश्चन को हम लोग, इस सेट को हम सॉल्व करते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अ, देखते हैं। अ फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज टेस्टेड 5 ड्रग्स ऑन 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। द फॉलोइंग इनकम्प्लीट टेबल, मैं इसी की बात कर रहा था, पार्शियल इंफॉर्मेशन, right? Table. Incomplete table reports if a drug works on the given organism. For example, drug A works on organism R while B and C work on Q, right? जो ड्रग के नाम लिखे हुए हैं, ये ऑर्गेनिज्म के नाम लिखे हैं, A works on R, B and C works on Q. That is the information given to you. बाकी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ये आपकी ड्रग्स हो गई 5, और ये ऑर्गेनिजम्स हो गए। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया। हम 4 कंडीशंस इसको पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल, लिखा हुआ है ईच ड्रग वर्क्स ऑन एटलीस्ट वन ऑर्गेनिज्म बट नॉट मोर देन 2 ऑर्गेनिज्म। हर ड्रग, चाहे ए हो, चाहे बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, वो कम से कम एक ऑर्गेनिज्म को अटैक करती है, खत्म करती है, बट नॉट मोर देन 2। नॉट मोर देन 2 मतलब तीनों पे नहीं कर रही है, इसका मतलब ये इन शॉर्ट एक पे करेगी या दो पे, दो ऑर्गेनिज्म पे काम करेगी, तीनों पे नहीं करेगी, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, each organism can be treated with at least 2 and at most 3 of these 5 drugs। हर ऑर्गेनिज्म, चाहे पी हो, चाहे क्यू हो, चाहे आर हो, वो ट्रीट हो जाता है कम से कम 2 से या मैक्सिमम 3 से। मतलब एक से भी नहीं होगा, ओनली वन से, और चारों से पांचों से भी नहीं। राइट, तो जो कंडीशन है उसके हिसाब से एटलीस्ट 2 से होगा, कम से कम 2 ड्रग से वो ठीक होगा, एंड एट मोस्ट 3 ऑफ देम। ठीक है ना, तो ये भी कंडीशन है। वर्टिकल कंडीशन में जो टिक लगे होंगे वो 2 लग सकते हैं या 3 लग सकते हैं, 1 और 4 नहीं होना चाहिए, दैट इज द मीनिंग। ठीक है, ऑन विच एवर ऑर्गेनिज्म ए वर्क्स बी ऑल्सो वर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए अगर काम कर रहा है किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो बी पक्का करेगा। ठीक है, बी पक्का करेगा। सिमिलरली ऑन विच एवर ऑर्गेनिज्म सी वर्क्स डी ऑल्सो वर्क्स। सी अगर किसी को अटैक कर रहा है, उसको किल कर रहा है ऑर्गेनिज्म को, डी भी करेगा। ये भी लिखा है। लास्ट टाइम क्या लिखी है, डी एंड ई डू नॉट वर्क ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म। डी और ई दोनों मिलके ऑर्गेनिज्म पे वर्क नहीं करते। डी करेगा तो ई नहीं करेगा, ई करेगा तो डी नहीं करेगा। दैट इज व्हाट इज फोर्थ स्टेटमेंट। इसको हम, इसकी चारों की हेल्प से हम लोग इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी ने काम किया है क्यू के ऊपर।
बी वर्कड ऑन क्यू, राइट? बी वर्कड ऑन क्यू, यहाँ पे तो क्या ए ने काम किया होगा, है ना? तो लिखा क्या है, ए अगर काम करता है तो बी पक्का काम करेगा, राइट? बट उल्टा जरूरी नहीं है, राइट, कि बी ने काम किया तो ए ने भी किया होगा, वी कैन नॉट से दैट, ठीक है? ये थोड़ा समझिएगा, है ना? बट हाँ, एक चीज पक्की है, सी ने अगर काम किया है जो कि हमें दिख रहा है, तो स्टेटमेंट के हिसाब से whichever organism A works, B also works. Similarly, on whichever organism C works, D also works. C जिस पे काम करेगा, D भी करेगा। तो ये तो पक्का है कि यहाँ पे टिक आएगा ही आएगा। यहाँ पे आप टिक लगाओगे लगाओगे, उल्टा नहीं कर सकते थे यहाँ पे, राइट? क्योंकि B बिना A के भी कर सकता है। बात ये कि A करेगा तो B जरूर करेगा, इसका मतलब नहीं कि B अकेला नहीं कर सकता, ठीक है? तो वो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। कनेक्टिव्स की हम बात करते हैं, है ना? लॉजिकल कनेक्टिव्स का एक वो टॉपिक है, डिटेल में उसको पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये चीज है। तो एक दो तीन तो हमें कंफर्म है, सी ने बी के ऊपर काम किया तो डी भी करेगा, तो वहां तो अपन ने टिक लगा दी। फिर एक इंफॉर्मेशन और थी सेकंड वाली, ईच ऑर्गेनिज्म कैन बी ट्रीटेड विद एटलीस्ट टू एंड एटमोस्ट थ्री। तो तीन टिक तो आ गए, तो क्यू के ऊपर तीन से ज्यादा ड्रग्स काम करेंगी नहीं, ठीक है? तो तीन आ चुके हैं, तो इसका मतलब आपको बाकी ए और ई क्यू के ऊपर काम नहीं करेंगे। ये भी क्लियर हो गया। तो यहां तक हमने चीजें फिल कर दी। अब हम कैसे आगे बढ़े वो देखते हैं, राइट? हाउ वेल्स वी कैन प्रोसीड नाउ। और कुछ आपके काम की चीज अगर आ रही हो तो वी कैन वर्क विद दैट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ए ने काम किया आर के ऊपर, ठीक है? तो जो आपकी कंडीशन थी, ये वाली थर्ड कंडीशन, विच ऑर्गेनिज्म ए वर्क्स बी ऑल्सो वर्क्स, तो ए ने काम किया आर के ऊपर तो बी भी करेगा, ठीक है? इसने किया तो ये जरूर करेगा, बट ये कर रहा है तो ये नहीं बोल सकते कि ए ने किया होगा श्योरली, राइट? तो यहाँ पे ये पक्का है, ए ने किया तो बी भी करेगा, तो ये दो चीजें तो पक्की हो गई, राइट? दिस इज फॉर श्योर। और क्या आप निकाल सकते हो इसमें, देखें, चेक करें। सो जैसे बी है ना? ड्रग बी है, इन दो के ऊपर काम कर चुकी है, राइट? तो यहाँ पे पी पे काम नहीं करेगी, क्योंकि कंडीशन लिखी थी कोई भी एक ड्रग मैक्सिमम दो के ऊपर काम कर सकते, तीनों के ऊपर नहीं करेगी। तो अगर बी ऑलरेडी इनके ऊपर काम कर रही है तो इसके ऊपर नहीं करेगी, ये पक्का हो गया, ठीक है? अब ये थोड़ा सोच के देखो, यहाँ बी पी के ऊपर काम नहीं कर रही है, राइट? सो जस्ट थिंक अबाउट ए, तो क्या ए ने काम किया होगा? सोच के देखो, ये जो सेल है, ए क्या पी के ऊपर काम किया होगा? ये पता है कि भाई इसने तो नहीं किया होगा, बिकॉज बी ऑलरेडी दो के ऊपर काम कर रहा है, और कोई भी ड्रग तीन ऑर्गेनिज्म पे काम नहीं कर सकती, स्टेटमेंट हमारे पास दिया हुआ है, राइट? ईच ड्रग वर्क ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बट नॉट मोर देन टू, टू से ज्यादा वो वर्क नहीं कर सकती कोई भी ड्रग, तो ये तो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है? ये अगर क्रॉस है, नहीं वर्क कर रही, तो क्या ए वर्क करेगा? अगर तुम यहाँ पे 2 मिनट के लिए एक टिक लगा देते हो, ए इज वर्किंग, तो बी शुड ऑल्सो वर्क। बी इज नॉट वर्किंग, सो ए मस्ट नॉट बी वर्किंग, ठीक है? बात समझ रहे हो? यहाँ आप टिक नहीं लगा सकते, लगाते तो फिर यहाँ कैसे लगाते? ठीक है, तो यहाँ क्रॉस है तो दैट मीन्स बी क्रॉस ओनली, ठीक है? अब बात बचती है यहाँ पे एक दो तीन, पी की बात कर रहे हैं, पी पे कौन कौन काम कर सकता है पी के ऊपर, लेट अस सी। सी पे, सी अगर आप टिक लगाते हो, लेट से, तो सी अगर काम कर रहा है ए के ऊपर, पी के ऊपर, तो डी भी करेगा, ये तो पक्की बात है, ठीक है? और डी करेगा तो ई नहीं करेगा, राइट? सही बात है। तो इसके अलावा कोई और इन तीनों सेल्स को भरने का कोई और तरीका नहीं था, ठीक है? तो ये आप ऐसे इसको फिल कर सकते हो, है ना? क्योंकि कम से कम कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो कम से कम दो ड्रग्स उस पर काम करती हैं, सिंगल से काम नहीं चलेगा, है ना? आप बोलोगे सर सिर्फ ई वर्क करे और सीओडी वर्क ना करे, राइट? सो दैट विल नॉट बी जस्टिफाइड, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज आ रही है। उसके बाद जब सी ने ऑलरेडी दो के ऊपर काम कर दिया पीक्यू के ऊपर, तो ये क्रॉस हो जाता है ना? यहाँ पे यहाँ पे काम हो चुका है, डी ने काम कर लिया पीक्यू के ऊपर, तो ये क्रॉस हो जाता है, और ई ने किसी पे भी काम नहीं किया, बट ई को किसी एक को तो ठीक करना है, ट्रीट करना है, वर्क करना है, तो इस पे ही होगा। इस तरीके से आप देखेंगे तो पूरे की जो सेल की एंट्रीज है पूरी डन हो गई है, और अब जो पांचों क्वेश्चन आप क्रैक करोगे वन बाय वन, आराम से सब क्रैक हो जाएंगे, ठीक है? सो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है। So first question says organism R can be treated with organism R. Organism R can be treated with A and B. Organism R can be treated with A, B and E पे भी आ रहा है, ठीक है? A, B and E. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट? एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रग ई वर्क्स ऑन, ड्रग ई किस पे काम कर रहा है? ड्रग ई वर्क्स ऑन, ई वर्क्स ऑन व्हाट? आर। तो ये भी हमारा क्वेश्चन ठीक है,
ओनली आर, राइट। 27 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें एक बार। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी ट्रीटेड विथ थ्री ऑफ दीज ड्रग्स, तीन ड्रग्स से वो क्योर होते हैं, ठीक होते हैं। कौन कौन से हैं? तीन ड्रग्स, ठीक है। सो एक बार चेक कर लेते हैं। तीन ड्रग्स, यहाँ पे दो ड्रग्स से हो गया ये, ठीक है। तीन ड्रग्स, एक दो तीन यहाँ पे और एक दो तीन यहाँ पे, क्यू एंड आर, राइट। तो ये हमारा क्यू एंड आर हो गया, दैट इज डी ऑप्शन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज डी वर्क्स ऑन, डी किस पे काम कर रहा है, चेक कर लें। डी किस पे काम कर रहा है? डी इज वर्किंग ऑन पी एन क्यू, राइट। डी इज वर्किंग ऑन पी एन क्यू, ये भी ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट ऑर्गेनिज्म पी कैन बी ट्रीटेड विद, पी याद है किससे ट्रीट हुआ था? पी वॉज फर्स्ट थिंग, राइट। सो इट वॉज सी एंड डी, राइट। इट वॉज ओनली, मुझे याद है फिर भी आप चेक कर लो, पी किससे ट्रीट हुआ था? पी वॉज ट्रीटेड बाय व्हाट? ओनली सी एंड डी। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर ऐसे आ गया। तो स्टूडेंट्स डिड इट सो फास्ट, राइट, बिकॉज इफ दे आर इनटू प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ सेट्स, तो आप हिट एंड ट्रायल से या कभी प्लग इन करके वैल्यूज आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। सो इट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट सेट्स आज इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो हम लोगों ने एमसीक्यू सेक्शन के सारे क्वेश्चंस देखे, राइट। सो और जो हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि डेटा इंटरप्रिटेशन का जो सेट था, क्या डेटा अरेंजमेंट लॉजिक बेस्ड डीआई जो भी था, तो क्या हम उसको अच्छे से क्रैक कर पाए, राइट। आपने डेफिनेटली पॉज करके खुद क्रैक करने की कोशिश की होगी, फिर सोल्यूशन देखा होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। दैट इज द वे टू नो एक्चुअली यूटिलाइज दिस वीडियो प्रॉपरली, ठीक है। सो पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाती है और क्वेश्चंस भी हमें रेफर करने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो गाइज, जो भी सोल्यूशन हम लोगों ने दिए आप लोग के लिए, सुपर ग्रेड्स जो भी नो पीवाईपीस लेकर आए हैं, सोल्यूशंस लेकर आए हैं, राइट। सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना, हाउ डिड यू फाइंड इट। बिकॉज वी ट्राइड कि आप लोग को चीजें समझ में भी आए, रादर कि हम लोग फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व कर दें, उस पॉइंट ऑफ व्यू हमने ऐसा रखा कि स्टूडेंट को भी समझ में आए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो। सो होपफुली सभी लोग को अच्छे लगे होंगे वीडियोस। अब आने वाली सीरीज में जो दो वीडियोस होंगे वो वर्बल सेक्शन के होंगे, राइट। उसको भी हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया हुआ है। सो मिलते हैं फिर हम लोग, राइट, जहाँ सना मैडम लेकर आएंगे वर्बलिटी का सॉल्यूशंस, राइट। चलिए गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर।